नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अब तक रिया यहाँ पर रेखा मौसी को, सावित्री को और अपनी दादी आयशा मारवा तीनों को ही अंजलि मामी के कमरे में लेकर आ जाती है। उन्हें वहाँ पर कमरे में लाने के बाद रिया अब उन सभी को ही कहती है कि आज हम यहाँ पर वही गेम खेलने वाले हैं जो कुछ समय पहले हमने टेरेस पर खेला था। उस समय आप तीनों नहीं थे, इसलिए अब आप तीनों भी उसी गेम को खेलेंगे और अब आप तीनों भी हमें बताएंगे कि आपका अपनी लाइफ का वो सबसे फेवरेट, वो सबसे मेमोरेबल कौन सा दिन था जो आपको सच में बहुत ही अच्छा लगा था। इसलिए अभी आप शुरू कर दीजिए। रिया की ये बात सुनकर अब बड़ी मौसी हाँ में अपना सिर हिला देती है। रिया अब अंजलि मामी से पूछती है कि बड़ी मामी आप बताइए ना कि आपकी बेस्ट मेमोरीज कौन सी है। रिया की इस बात को सुनकर अब अंजलि मामी एक पल के लिए तो चुप होती है, लेकिन उसे पता था कि अब वो यहाँ पर ये गेम खेल रहे हैं तो उसे अपनी बेस्ट मेमोरी को अब इन सब के साथ शेयर करना ही होगा। रिया की ये बात सुनकर अब अंजलि मामी कहना शुरू करती है, वैसे तो मेरी लाइफ में बहुत सारी ही बेस्ट मेमोरी है, मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं तुम सबको कौन सी बेस्ट मेमोरी के बारे में बताऊं। लेकिन सबसे बेस्ट है तुम्हारी श्वेता मौसी की एंगेजमेंट। अपनी बड़ी मामी की ये बात सुनकर अब रिया अपने मन में ही यही सोचती है कि सीट मैंने तो अपनी श्वेता मौसी के एंगेजमेंट को ही मिस कर दिया। रिया भी अपने इन्हीं ख्यालों में चली जाती है, क्योंकि जब वो वहाँ पर मारवा हाउस में थे तो रिया को सच में ही बहुत ही एक्साइटमेंट थी यहाँ पर प्रीति की और अपने ओमकार के साथ शादी और उसके सनी चाचू की मुक्ता के साथ शादी और साथ के साथ उसे यहाँ पर अपनी श्वेता मौसी के भी एंगेजमेंट को एंजॉय करना था। उस समय रिया भी अपने दोनों भाइयों के साथ अपने पेरेंट्स से दूर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे वो सब भी एंजॉय करना था, लेकिन हाँ उसे किसी कारणवश वहाँ से जाना पड़ा था। इसलिए अब रिया अपने मन में इन्हीं सब चीजों को मिस करती है कि उसने तो वो सब मिस कर दिया था। रिया का फेस अब एकदम से ही सैड हो गया था। अंजलि मामी ने जब रिया के फेस की तरफ देखा तो अंजलि मामी ने अब रिया से पूछा, रिया क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है क्या तुम्हें मेरी ये बेस्ट मेमोरी अच्छी नहीं लगी क्या? क्योंकि अंजलि मामी भी ये बात नहीं जानती थी कि बच्चे उस समय पर मारवा हाउस में थे ही नहीं, बल्कि बच्चों की जगह पर वहाँ पर उनके क्लोन थे। लेकिन रिया को ये सब कुछ पहले से ही मना किया हुआ था कि किसी को भी उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। इसलिए अब रिया कहती है, नहीं बड़ी मामी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस यही सोच रही थी कि हाँ उस दिन हमें कितना ही मजा आया था। मैं सैड नहीं बल्कि मैं कुछ सोचने लग गई थी। रिया ने बड़ी ही चालाकी से अब यहाँ पर अंजलि मामी को उसकी बात का जवाब दे दिया था। उसने बिना कोई शक हुए इस बात को एकदम से ही पलट दिया था। अब रिया अब इस बात को अब और नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे भी ये दिन सच में बहुत ही मिस हो रहा था। इसके बाद अब रिया अब अपनी दादी से कहती है कि दादी माँ आपकी बारी है, आप अपनी बेस्ट मेमोरीज के बारे में बताइए ना कि आपकी बेस्ट मेमोरीज कौन सी है। रिया की ये बात सुनकर अब आयशा मारवा भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और अब वो कहना शुरू करती है कि मेरी तो बहुत सारी है, जिनमें तुम्हारी मम्मा भी शामिल है, आर्यन भी शामिल है, तुम भी हो और अलेक्जेंडर भी शामिल है, क्योंकि मेरी पूरी की पूरी दुनिया तो तुम लोगों के इर्द गिर्द ही है। लेकिन रिया मेरी सबसे बेस्ट तो वो पल था मेरे लिए जब मैंने एक लंबे इंतजार के बाद जब तुम्हारे डैड को अपनी गोद में लिया था। जब मैंने तुम्हारे डैड को अपनी गोद में लिया था, मेरे लिए वो एक सबसे बेस्ट मेमोरीज थी। ये कहते हुए ही अब आयशा मारवा थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। आयशा मारवा को इस तरह से इमोशनल देखकर अब सावित्री भी उनके कंधे पर अपना हाथ रख देती है और वो उन्हें संभलने के का इशारा करती है, क्योंकि सावित्री तो रोहित के जन्म से लेकर अब तक भी उसके साथ ही थी। सावित्री को आयशा मारवा के हर अच्छे से बुरे, हर एक पल का अच्छे से खबर थी कि आयशा मारवा अपने जब रोहित से दूर थी वो क्या फील करती थी। जब रोहित पहली बार उनकी गोद में आया था तो तब उन्होंने क्या फील किया था,
क्योंकि जब रोहित का जन्म हुआ था तब तो आयशा मारवा वहीं पर यहाँ पर ही राजमहल में ही थी, इसलिए सावित्री हर एक बात को अच्छी तरह से जानती थी। अब रिया भी सावित्री को देखते हुए कहती है, अब आपकी बारी है। रिया की ये बात सुनकर तो अब सावित्री कहती है कि मेरे लिए तो सबसे बेस्ट दिन वही था जब मैंने आपको रोहित बाबा के साथ देखा था, क्योंकि मुझे तो तभी जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम रोहित के साथ देखा था तब से ही मुझे सच में ही वो पल बहुत ही अच्छा लगा था। और आर्यन बाबा को उनकी माँ यानी कि अनिका मैडम के साथ, क्योंकि मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रोहित बाबा की कोई बेटी भी होगी, क्योंकि हम तो बस यही जानते थे कि आर्यन ही उनका बेटा है। लेकिन जब क्योंकि भले ही आर्यन किसी को कुछ नहीं कहता था, लेकिन मैं अच्छी तरह से समझ सकती थी कि आर्यन उसके ऊपर उस समय क्या बीत रही थी। वो उस समय अपनी मॉम को कितना ही याद करता था। उस समय तो उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी मॉम कौन है, लेकिन जब तुम दोनों को और तुम्हारे पेरेंट्स को इस बारे में पता चला और जब तुम वहां पर आई थी रोहित के साथ, तब मुझे सच में ही वो पल बहुत ही अच्छा लगा था। वो मेरी बेस्ट मेमोरी है, क्योंकि उस समय मैंने अपने रोहित बाबा की फैमिली को पूरा देखा था। सावित्री की ये बात सुनकर तो रिया और आयशा दोनों के ही चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि सावित्री ने उस पल को बता दिया था जो सच में ही बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर पल था, क्योंकि वहां पे सच में ही रोहित की पूरी ही फैमिली उस समय एक साथ थी। यहाँ ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी अभी रेखा मौसी ने देखा कि उसके फोन पर अभी राजमहल से बड़ी रानी का फोन आ रहा है, क्योंकि अभी वो सब इन्हीं सब चीजों में लगे हुए थे कि तभी रेखा मौसी का फोन रिंग होने लगता है। जब रेखा मौसी उस फोन की तरफ देखती है तो वो राजमहल से बड़ी रानी का फोन आया हुआ था। रेखा मौसी ने अब वहां सबको एक्सक्यूज मी कहा और फिर वो अपने फोन को लेकर बाहर बालकनी की तरफ चली गई, क्योंकि अब रेखा मौसी भी यही सोच रही थी कि आखिर इस समय पर बड़ी रानी का कौन से क्या बात करनी है। अपना फोन उठाने के बाद अब रेखा मौसी इधर से हेलो कहती है और कहती है बड़ी रानी कहाँ, और उन्होंने कहा हेलो बड़ी रानी कहा, और फिर वो उनसे पूछने लगी आप ठीक से तो पहुंच गई है ना, कोई परेशानी तो नहीं हुई, और राजमहल में सब कैसा है। रेखा मौसी की ये बात सुनकर अब दूसरी तरफ से बड़ी रानी भी कहती है कि हाँ हम अच्छे से राजमहल में पहुंच गए थे, और आते ही आलिशा अपने काम में भी लग गई थी, क्योंकि इतने दिन से हम वहां पर ही रोहित के पैलेस में थे तो अब यहाँ का काम पेंडिंग में था। आलिशा अपने काम भी नहीं कर पा रही थी। हमने आपको ये कहने के लिए ही फोन किया है कि कल रॉयल फैमिली मीटिंग है, और हर साल की ही तरह इस साल भी हम आपको इन्वाइट करने के लिए हमने फोन किया है, क्योंकि जैसे कि हर साल हम आपको इनवाइट करते हैं, क्योंकि वहां पर उस फैमिली मीटिंग में हम कुछ बिजनेस प्रपोजल्स के बारे में भी बात करते हैं। और आप तो खुद इतनी बड़ी एक रानी हैं, आप तो खुद इतना बड़ा एक एम्पायर चलाती हैं, तो इसलिए हम आपको हर साल इनवाइट करते हैं, और इस साल भी हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। इसलिए आपको समय निकाल कर हमारे राजमहल में इस मीटिंग में आना ही होगा। हमें उम्मीद है कि आप कल जरूर आएंगी। बड़ी रानी की ये बात सुनकर अब रेखा मौसी कहती है कि जी बिल्कुल हम जरूर आएंगे, भला आप हमें सामने से कह रही हैं तो हम क्यों नहीं आएंगे। रेखा मौसी की इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है कि हमें आपका इंतजार रहेगा। ये कहते हुए अब बड़ी रानी और रेखा मौसी अब एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर अब अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देती हैं। इधर रेखा मौसी अब बड़ी रानी से बात करके अभी रूम के अंदर आ जाती हैं। कुछ ही देर तक अब वो सभी वैसे ही अभी एक दूसरे से बात करती हैं, और कुछ देर के बाद अब सभी को अब नींद आने लगती है, क्योंकि सच में रात बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी। सबकी ही आंखों में अब नींद साफ साफ दिखाई दे रही थी सर, लेकिन किसी की उनकी आंखें तो बंद होना चाहती थी, लेकिन अभी भी वो बातें ही करने में लगे हुए थे। कोई भी उस समय सोना नहीं चाहता था। तभी आयशा मारवा देखती है कि रिया तो वहीं अब बेड पर ही सो गई है, क्योंकि रिया भी इन सब की बात सुनना चाहती थी, लेकिन अपनी नींद के हाथों रिया मजबूर थी, और रिया को कब वहीं पर ही नींद आ गई उसे भी पता नहीं चला। रिया को वहां पर सोता हुआ देखकर अब अंजलि मामी कहती है कि आज इसे मेरे पास ही सोने दीजिए ना, क्योंकि अगर रिया यहाँ पर सो गई है तो इसे ये यहीं पर ही सो जाएगी, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अंजलि मामी की ये बात सुनकर अब रेखा मौसी कहती है कि आर यू श्योर, क्या तुम इसे यहाँ पर सुलाना चाहती हो, क्योंकि उस रेखा मौसी को यहाँ पर अंजलि मामी की तबीयत भी के बारे में भी अच्छी तरह से पता था, क्योंकि अंजलि मामी तो अभी अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो सकती थी। इसलिए वो पहले रेखा मौसी कंफर्म कर लेना चाहती है कि अंजलि मामी को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना।
रेखा मौसी अब कहती है, मेरा मतलब है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी रिया के यहाँ होने से। रेखा मौसी की ये बात सुनकर अब अंजलि मामी कहती है, यहाँ के बेड सच में ही इतने बड़े हैं ना कि यहाँ पर तो हम सभी एक साथ ही सो सकते हैं, और रिया कोई इतनी ज्यादा बड़ी तो नहीं है। अंजलि मामी की ये बात सुनकर अब सभी के चेहरे पर ही एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि अंजलि मामी जो कह रही थी वो बिल्कुल ही सही था। यहाँ पर इस पैलेस में हर एक बेड इतना बड़ा था कि इस पे 4-5 लोग आराम से सो सकते थे, तो एक रिया के वहां पर उस बेड पर सोने से अंजलि मामी को क्या ही प्रॉब्लम हो सकती थी। यहाँ रेखा मौसी और आयशा मारवा अब दोनों ही रिया को अच्छे से ही वहां पर लेटा देते हैं, और फिर वो दोनों ही अब अंजलि को भी लेटने में मदद करती हैं। अंजलि को लेटाने के बाद वो फिर सभी एक दूसरे को गुड नाइट कह देते हैं, और वो अंजलि के रूम से बाहर निकलकर अब वो सभी अपने अपने रूम में चली जाती हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आज राजमहल को बड़ी ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, क्योंकि आज की मीटिंग सच में ही बड़ी ही खास होनी थी, जो हर साल यहाँ पर राजमहल में की जाती थी। यहाँ पर राजमहल से रिलेटेड सारे ही लोग इस मीटिंग में इनवाइट होते थे। यहाँ पर कुछ बिजनेस प्रपोजल्स के बारे में भी बात किया जाता था पूरे ही देश को, क्योंकि यहाँ पर कविन आलिशा इस देश की अभी रानी थी, तो वो इसे अच्छी तरह से संभाल रही थी। यहाँ पर अपने कुछ एजेंडा पर बात भी की जाती थी। कविन आलिशा के कहने पर हेड सर्वेंट ने एक एक रूम को बड़े ही अच्छे से साफ करवाया था, और साथ के साथ उन्होंने उन्हें डेकोरेट भी कराया था। तो वहीं दूसरी तरफ कैटरिंग का काम भी अच्छी तरह से हो रहा था। यहाँ पर महल को देखकर आज ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं आज कौन सा ही पार्टी का बंदोबस्त किया जा रहा है। महल को आज बड़े ही खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा था। कविन आलिशा कमांडर इन चीफ को सारे ही इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि उन्हें कब कैसे और क्या करना है, क्योंकि वो यहाँ पर महल की सिक्योरिटी में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत सकती थी। कविन आलिशा को रोहित के ऊपर पूरी तरह से विश्वास था, क्योंकि रोहित मारवा ने कल कविन आलिशा को यहाँ की सिक्योरिटी के बारे में पहले ही चिंता न करने के लिए कह दिया था। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो यहाँ का पूरा स्टाफ चेंज कर चुके हैं, इसलिए उन्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ऊपर से क्योंकि रोहित तो खुद एक किंग था, तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को भी यहीं पर ही लगाया हुआ था। इसलिए अब रानी आलिशा कमांडर ऑन चीफ से कहती है कि कैलाश अधिकारी कब तक आने वाले हैं, क्योंकि कैलाश अधिकारी ने यहाँ की पूरी ही सिक्योरिटी को अपने हाथों में लिया हुआ था। कविन आलिशा के इस सवाल पर अब कमांडर ऑन चीफ कहते हैं कि रानी साहिबा वो थोड़ी ही देर में आते ही होंगे। कविन आलिशा इस बात पर अब कहती है कि ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि सेफ्टी में आज कोई भी कमी नहीं हो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो भी कुछ महल में हुआ, क्योंकि कोशिश करना आज ऐसी कोई भी गड़बड़ी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कितने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो तो खुद कमांडर इन चीफ भी अच्छी तरह से जानता था, और वो वहां पर कविन आलिशा का विश्वसनीय भी था। कविन आलिशा की इस बात पर अब कमांडर इन चीफ कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए रानी साहिबा, इस बार पहले जैसी कोई भी गलती नहीं होगी, हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे इस चीज का। ये सुनते ही अब कविन आलिशा भी वहां से चली जाती है, और अब वो टेक्निकल सुपरवाइजर्स के पास जाकर कहती है कि राजमहल के बॉर्डर पर जो भी ऑटोमेटिक फेंसिंग है उसे एक्टिवेट कर दीजिए, ताकि कोई भी अगर दीवार से भी अंदर ना आ सके। अगर कोई भी वहां पर किसी भी तरह से महल के अंदर चोरी छिपे घुसने की कोशिश करेगा तो वो वहां पर पकड़ा जाएगा, और ना ही कोई अब यहाँ से बाहर जाना चाहिए। और हाँ, सारी की सारी ही मशीन्स गन्स को भी अटैकिंग पोजीशन में रखना। हम कोई भी इस बार लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार वो इतनी बड़ी लापरवाही थी कि हमें महल से भी कितने दिन दूर रहना पड़ा। वो तो अच्छा है कि वहां पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगर उस समय अंजलि मल्होत्रा को या आयशा मारवा को अगर कुछ भी हो जाता तो शायद हम अपने आप को कभी भी माफ नहीं करते, क्योंकि पूरी के पूरे महल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है तो मैं किसी भी तरह की कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कविन आलिशा की ये बात सुनकर तो अब वो सुपरवाइजर भी कहता है रानी साहिबा इस बार कोई भी गलती नहीं होगी, हमें जैसे ही कोई भी सस्पिशियस दिखाई देगा तो हम उसके बारे में जल्द से जल्द इन्फॉर्म भी करेंगे और साथ के साथ एक्शन भी लेंगे। उसे सारे ही इंस्ट्रक्शन को देने के बाद अब कविन आलिशा अपने पैलेस को देखने लगती है, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। वो वहां पर पैलेस की हर एक डेकोरेशंस को, हर एक चीज को बड़े ही ध्यान से देखती है
क्योंकि आज इस मीटिंग के लिए वो किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं होने देना चाहती थी। वो खुद ही अपने आप खुद ही सारे ही कामों को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ अभी रोहित के पैलेस में खुद कैलाश अधिकारी अब तक वहां पर पहुंच गया था, क्योंकि कैलाश अधिकारी ने करण गुलेरिया से उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए कहा था। इसलिए अपनी कही हुई बात के अकॉर्डिंग ही कैलाश अधिकारी यहाँ पर करण को लेने के लिए आ गया था। वो अब सीधा ही ग्राउंड फ्लोर से अब एलिवेटर से सीधा ही थर्ड फ्लोर पर चले जाते हैं। कुछ ही देर में थर्ड फ्लोर पर आने के बाद अब कैलाश अधिकारी सीधा ही करण गुलेरिया के रूम के पास चला जाता है। जैसे ही कैलाश अधिकारी उसके रूम के पास जाता है तो वहां पर उसके दरवाजे के बाहर पहुंचने के बाद अब वो उसके रूम के दरवाजे को नॉक करने लगता है। कुछ ही देर के नॉक करने के बाद जब करण ने अपने रूम का दरवाजा खोला तो सामने कैलाश अधिकारी को देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, तुम तो रात में ही आने वाले थे ना, तो तुम अभी सुबह क्यों आए हो? करण गुलेरिया की इस बात को सुनकर अब कैलाश अधिकारी कहता है, अरे हाँ, लेकिन मुझे कुछ जरूरी काम करना था, इसलिए मैं रात में नहीं आ पाया था, इसलिए ही मुझे अभी सुबह आना पड़ा, क्योंकि हमें बस जल्द से जल्द अब राजमहल में पहुंचना है। वो सब वहां पर हमारा ही इंतजार कर रहे होंगे। कैलाश अधिकारी अब करण गुलेरिया से आगे कहते हैं, जल्दी से बस तुम रेडी हो जाओ और अब मेरे साथ चलो, क्योंकि अब हम यहाँ पर और ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते। कैलाश अधिकारी की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, तुम बैठो तो मैं बस चेंज करके आता हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे बस अपने कपड़े ही चेंज करने हैं। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब कैलाश अधिकारी भी कहता है कि ठीक है, तुम जल्दी से चेंज करो, मैं तब तक अपनी बेटी श्रेया से बात कर लेता हूँ फोन पर। कैलाश की ये बात सुनकर तो अब करण गुलेरिया भी कहते हैं, मुझे भी अपने बच्चे की सच में बहुत ही याद आती है, खास करके पिंकी और यश की। करण की ये बात सुनकर अब कैलाश अधिकारी कहते हैं, तुम जाओ, पहले तुम चेंज कर लो, क्योंकि जैसे ही करण गुलेरिया ने कैलाश अधिकारी के मुंह से श्रेया का नाम लिया तो उसे भी अब सच में ही लगने लगा था कि उसे यहाँ पर कितने ही दिन हो गए हैं, वो भी यहाँ पर अब उन दोनों ही बच्चों को, यहाँ तक के श्रेया के और राजलक्ष्मी के उन बच्चों को भी बड़ा ही मिस कर रहा था। लेकिन कैलाश अधिकारी ने अभी उसे अंदर चेंज करने के बाद लिए ही बोला। कैलाश की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और अब वो चेंज करने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं। यहाँ कैलाश अधिकारी जो अभी करण गुलेरिया का वेट कर रहा था, तब तक वो अब अपनी बेटी श्रेया के नंबर को डायल कर देते हैं। कुछ ही देर की रिंग के बाद जब श्रेया ने अपना फोन नहीं उठाया तो कैलाश अधिकारी ने भी यही सोचा कि शायद वो बिजी होगी, क्योंकि अगर वो बिजी नहीं होती तो अब तक तो वो फोन उठा ही लेती, या फिर वो अपना फोन इधर उधर रखकर भूल गई होगी, क्योंकि बच्चों के साथ तो क्या ही हालत होती है वो तो मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। कैलाश अधिकारी अभी यही अपने मन में सोचते हैं। अब तक करण गुलेरिया भी अब चेंज करके अपने बाथरूम से बाहर आ चुके थे। करण गुलेरिया अब कैलाश अधिकारी से कहते हैं, चलो हम पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद ही यहाँ से हम चलेंगे। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब कैलाश अधिकारी कहता है कि अरे मेरे भाई, अभी चल यहाँ से, वैसे भी हमें बहुत ही लेट हो गया है, अब हम यहाँ पर और नहीं रुक सकते, क्योंकि जितनी जल्दी हम यहाँ से निकलेंगे उतनी ही जल्दी हम राजमहल में पहुँच पाएंगे, और ब्रेकफास्ट तो हम वहाँ पर भी कर सकते हैं। ये कहते हुए ही अब कैलाश अधिकारी करण को जल्दी से अपने साथ चलने के लिए कहता है। करण गुलेरिया भी कैलाश अधिकारी की बात को मानते हुए वो भी अब उसके पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ ही देर में वो दोनों अब एलिवेटर के पास खड़े थे। एलिवेटर के पास पहुंचने के बाद अब वो सीधा ही ग्राउंड फ्लोर का बटन को प्रेस कर देते हैं और अब वो ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं। जब हेड सर्वेंट की नजर बाहर जा रहे अब करण गुलेरिया पर जाती है तो वो अब उन्हें देखकर कहता है कि सर, ब्रेकफास्ट रेडी है, प्लीज आप दोनों ब्रेकफास्ट कर ही जाइएगा, क्योंकि हेड सर्वेंट को पता था कि अब तक महल में ब्रेकफास्ट किसी ने भी नहीं किया था, इसलिए वो उन्हें ब्रेकफास्ट करके जाने के लिए कहता है। हेड सर्वेंट की इस बात का जवाब देते हुए अब करण गुलेरिया कहते हैं, नहीं अभी हमें अर्जेंट है, अभी हमें कहीं जाना है, इसलिए कहते हुए ही अब करण गुलेरिया और कैलाश अधिकारी दोनों ही अब गाड़ी में बैठ जाते हैं और यहाँ कैलाश अधिकारी अभी अपनी गाड़ी को ड्राइव करने लगता है और वो दोनों ही अब रोहित के पैलेस से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ अब तक रोहित और अनिका भी अपने पैलेस में आ जाते हैं, क्योंकि कल की पूरी रात ही वो दोनों वहाँ पर कॉलेज के अपार्टमेंट में ही थे, इसलिए क्योंकि उन्हें यहाँ से तैयार होकर उन्हें भी राजमहल के लिए निकलना था, तो इसलिए अब रोहित और अनिका वो दोनों भी राजमहल में पहुँच चुके थे। महल में आने के बाद अब
वो दोनों भी यहाँ पर रोहित के पैलेस में आ चुके थे। मैं अपने पैलेस में आने के बाद अब अनिका रोहित से कहती है कि अगर इतनी सुबह मुझे यहाँ लाना ही था तो हम कल रात में ही मिस्टर मारवा यहाँ पर अपने पैलेस में क्यों नहीं आए। अनिका की इस बात का जवाब देते हुए रोहित कहता है कि पहले मैंने सोचा था कि मैं रॉयल फैमिली की मीटिंग को ऑनलाइन ही अटेंड करने वाला हूँ। अनिका, मैंने पहले वहाँ पर फिजिकली जाने के बारे में नहीं सोचा था कि मैं उस मीटिंग को फिजिकल अटेंड करूंगा, लेकिन जब तुमने राजमहल जाने के लिए हाँ कहा तो मैंने भी सोचा कि हम वहीं पर ही चल लेते हैं। क्योंकि अनिका, अगर तुम राजमहल की इस मीटिंग में जाने के लिए हाँ नहीं कहती तो शायद फिर हमें यहाँ पर आने की जरूरत ही नहीं थी, हम आज सीधा ही कॉलेज में ही चल लेते। लेकिन मैं बस अब क्योंकि तुम चल रही हो तो मैं भी अब तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, हम वहाँ किंग और ब्लैक कैट बनकर ही जाएंगे मिस्टर मारवा, या फिर हम रोहित और अनिका बनकर जाएंगे। अनिका की इस बात का जवाब देते हुए अब रोहित कहता है कि हम रोहित और अनिका ही बनकर जाएंगे, इस बार हमें किंग या फिर ब्लैक कैट बनने की कोई भी जरूरत नहीं है और किसी भी मास्क की भी नहीं। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका जल्दी से अब गाड़ी से बाहर निकल जाती है और अब रोहित भी गाड़ी को पार्क करने के बाद अब वो भी गाड़ी से बाहर निकल जाता है। या अनिका अब रोहित से कहती है कि चलिए मिस्टर मारवा, हम लेट हो रहे हैं। ये कहते हुए ही अब वो दोनों अपने रूम में की तरफ बढ़ जाते हैं। या अनिका के दिमाग में अभी चलते चलते यही था कि क्या बूढ़े किंग भी इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, लेकिन अगर वो इस मीटिंग को अटेंड करेंगे तो करेंगे कैसे? ऐसे कौन से चांसेस है जिसके द्वारा वो इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं? अनिका अभी भी अपनी सोच में ही थी कि तभी उसे अब एहसास होता है कि वो दोनों ही अभी यहाँ पर अपने रूम के सामने आ गए थे। अपने रूम के सामने आने के बाद अब अनिका जल्दी से दरवाजे को खोलती है और अब वो दोनों ही अपने रूम में जाते हैं। रूम में जाने के बाद पहले रोहित अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर वो जल्दी निकाल लेता है और अब वो अनिका से कहता है, अनिका पहले मैं शावर ले लेता हूँ, उसके बाद तुम ले लेना। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। रोहित यहाँ पर शावर के लिए चला जाता है और इधर अनिका अपनी बालकनी की तरफ बढ़ जाती है। जब वो इधर उधर बालकनी से अपनी नजरें घुमाती है तो वो देखती है कि एक पंछी उसके सामने ही बैठा हुआ था। वो उस पंछी की आंखों में देखकर कहती है कि मुझे अब समझ में आ गया है कि आखिर क्यों आप मुझे यहाँ नहीं भेजना चाहते थे। यहाँ आने के बाद मेरे लिए यहाँ से वापस आपके पैलेस से आना तो सच में ही मुझे मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि मैं जितना वहाँ पर आने के बारे में सोच रही हूँ मैं यहाँ पर फंसती ही जा रही हूँ। मुझे हर बार कोई ना कोई काम मुझे यहाँ पर रोक के ही रखे हुए है। अब आप ही बताइए कि मैं अब अपनी आगे की ट्रेनिंग कैसे ले पाऊंगी आपसे। ये कहते हुए ही अब अनिका उस पंछी को बूढ़े किंग के पैलेस में जाने के लिए कह देती है, क्योंकि अनिका ने ये मैसेज बूढ़े किंग के लिए भेजा था। अनिका का मैसेज लेकर अब वो पंछी भी अब अपनी उड़ान भरने लगता है। यहाँ अब तक रोहित भी शावर लेकर बाहर आ जाता है। रोहित जब शावर लेकर बाहर आता है तो वो देखता है कि अनिका अभी भी बालकनी में ही है। अनिका को बालकनी में खड़ा हुआ देखकर अब रोहित भी अनिका के पास जाता है और अब वो अनिका को देखकर कहता है, अनिका क्या सोच रही हो तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो रे? हमें तो जल्दी से निकलना है ना, तो तुम तैयारी क्यों नहीं कर रही हो? लेकिन अनिका, क्योंकि अनिका बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसने अभी किसी पंछी को कोई मैसेज सेंड किया है। अगर वो कुछ भी उसके बारे में कहती तो उसे उसके नानू के बारे में भी बताना पड़ता। इसलिए अब अनिका भी बात को डालते हुए रोहित से कहती है कि मिस्टर मारवा, मैं बस यही सोच रही हूँ कि आज की इस राजमहल की मीटिंग के लिए मैं क्या पहनूं, क्या साड़ी ठीक रहेगी या कुछ और? अनिका के इस सवाल पर अब रोहित अपनी उंगली के इशारे से उसे एक पैकेट की तरफ देखने के लिए कहता है। अनिका भी जब उसके इशारे की तरफ देखती है तो उसे एक पैकेट वहां पर रखा हुआ दिखाई देता है। अब अनिका जल्दी से उस पैकेट को देखने लगती है तो अब वो उसे जब खोलती है तो उसमें एक सच में ही एक खूबसूरत सा गाउन था, क्योंकि रोहित ने यहाँ पर अनिका के लिए हर एक चीज को पहले से ही अवेलेबल कराया हुआ था कि राजमहल में जाने के लिए अनिका को किसी भी तरह की कोई भी कमी ना हो। अनिका अब उस गाउन को देखकर कहती है, मिस्टर मारवा, इसकी क्या जरूरत थी? वैसे भी मेरे पास तो बहुत सारे ही गाउन है ना, बस आप मुझे कह देते कि मुझे गाउन पहनकर चलना है, मैं कोई भी डाल लेती, मैं उनमें से कुछ ही पहन लेती। इसकी क्या जरूरत थी? आप हर एक ओकेजन के लिए कितनी अच्छी पहले से ही प्लानिंग करके रखते हैं।
अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, हाँ मुझे पता है अनिका, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज मेरी वाइफ कविन की तरह से ही रेडी हो जाए, क्योंकि इस गाउन को पहनने के बाद तुम भी किसी कविन से कम नहीं लगोगे, आखिर तुम मेरी बीबी जो हो। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका ब्लश करने लगती है। अब अनिका रोहित से कहती है, आप रेडी हो जाइए मिस्टर मारवा, मैं जल्दी से शावर लेकर आती हूँ। ये कहते हुए ही अब अनिका अपने बाथरूम में शावर लेने के लिए अब अनिका चली जाती है। यहाँ रोहित मारवा भी अब अपना फोन निकालता है और फिर वो अपने फोन को निकालकर जॉन और एनी को एक मैसेज टाइप करते हुए लिखता है कि तुम दोनों भी जल्दी से कुछ देर के बाद मेरे रूम में आ जाना। रोहित का ये मैसेज पढ़ते हुए अब एनी और जॉन दोनों ही अब्बू से अपने एक थम्सअप का अलग अलग इमोजी सेंड कर देते हैं। यहाँ रोहित भी अब तक पूरी तरह से अनिका भी शावर लेकर बाहर आ जाती है और वो फिर से मिरर के सामने आकर अब अपने बालों को सुखाने के लिए लग जाती है। अनिका अपने बालों को अच्छी तरह से सुखा रही थी। अनिका ने जो गाउन पहना हुआ था वो सच में उसे एक रॉयल लुक दे रहा था, क्योंकि उस गाउन को पहनने के बाद अनिका खुद ऐसी लग रही थी जैसे वो किसी रियासत की रानी हो। अनिका ने बालों का एक हल्का सा बन बनाया हुआ था और सामने के दोनों तरफ के बाल उसके चेहरे को और भी ज्यादा सुंदर निखार रहे थे, क्योंकि उसने अपने सामने से अपने बालों की कुछ लटों को छोड़ा हुआ था जो उसके चेहरे पर गिर रही थी। कुछ देर के बाद अब रेडी होने के बाद अब अनिका ने रोहित से कहा, मिस्टर मारवा नाउ आई एम रेडी। ये कहते हुए ही अनिका जैसे ही रोहित की तरफ देखती है तो रोहित अपने फोन में ही बिजी था। अनिका ने अपनी बात तो कह दी थी, लेकिन रोहित को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसने अभी तक अनिका की बात को सुना ही नहीं था, वो बस अपने फोन में ही कुछ कर रहा था। अनिका अब रोहित के सामने जाकर अब कहती है, मिस्टर मारवा आपका कहाँ ध्यान है, मैं रेडी हो गई हूँ, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, क्या आप कुछ जरूरी काम कर रहे हैं क्या। अनिका की इस बात का जवाब देते रोहित ही उसका जवाब देने ही वाला था कि तभी दोनों की ही नजरें अब बाथरूम से आ रहे जॉन और एनी पर जाती है, क्योंकि रोहित ने पहले से ही जॉन और एनी को वहां पर आने के लिए कहा था, तो अब वहां वो समझ जाता है कि जरूर जॉन और एनी ही आ रहे हैं। रूम में आने के बाद अब जॉन और एनी दोनों ही अब रोहित और अनिका को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। उन दोनों के गुड मॉर्निंग का विश का जवाब देते हुए अनिका और रोहित भी उन्हें विश कर देते हैं। जॉन और एनी को देखकर अब रोहित अपनी जगह से उठकर खड़ा होता है और फिर वो अपने कबर्ड से अपने यानी के किंग के कपड़े और ब्लैक कैट के कपड़े निकालते हुए उसे जॉन और एनी को दे देता है, क्योंकि यहाँ पर रोहित और अनिका के गेस्चर में ही जाने वाले थे, लेकिन शायद रोहित का प्लान ये था कि वो यहाँ पर एनी और जॉन को किंग और ब्लैक कैट के रूप में लेकर जाएगा। रोहित जॉन से कहता है, मेरे लैपटॉप पर तुम दोनों ही यहीं से राजमहल में हो रही सारी ही रॉयल फैमिली मीटिंग को देख सकते हो। अगर तुम्हें कुछ भी सस्पिशियस लगे तो मुझे बता देना, और याद रहे कि मैंने उस फाइल में सब कुछ लिख दिया है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। हालांकि पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम दोनों को भी अपने साथ एज ए किंग और एज अ ब्लैक कैट लेकर जाने वाला हूँ, लेकिन अगर अब जब हम दोनों अब वहां जा रहे हैं तो तुम्हारा वहां जाना अभी जरूरी नहीं है। तुम दोनों यहाँ पर मेरे कमरे में बैठकर ही यहाँ से सब कुछ देखना। तुम दोनों को उस मीटिंग में कब क्या बोलना है और कितना बोलना है मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए सारी स्क्रिप्ट सब कुछ एक पेपर पर पहले से ही तैयार किया हुआ है। मैंने सारे ही इंस्ट्रक्शन को उसमें भलीभांति लिख दिया है। तुम दोनों समझ गए कि अब तुम्हें क्या करना है। रोहित की इस बात को सुनकर अब एनी कहती है, डोंट वरी अबाउट दैट सर। ये कहते हुए ही अब एनी लैपटॉप के पास रखी हुई अब उस फाइल्स को उठाती है और वो एक फाइल अब जॉन को दे देती है और एक फाइल अपने हाथ में ले लेती है, क्योंकि रोहित मारवा ने यहाँ पर दोनों के लिए ही अलग अलग फाइल्स को अच्छी तरह से तैयार किया हुआ था। रोहित अब जॉन और एनी से कहता है कि याद रहे, अगर जरूरत पड़ी तो तुम दोनों की बस आवाज ही सुनाई देनी चाहिए। यहाँ का कैमरास को ऑन मत करना। रोहित की ये बात सुनकर अब एनी कहती है, डोंट वरी सर, वी विल हैंडल दिस। एनी और जॉन को सारे ही इंस्ट्रक्शन को देने के बाद अब रोहित अनिका से कहता है कि मेरे ख्याल से अनिका अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ का पूरा काम अभी ऑलमोस्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर एनी और जॉन सब कुछ संभाल लेंगे। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर वो दोनों ही बाथरूम से होते हुए नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं और अब फिर वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद अब रोहित अपनी गाड़ी को राजमहल के लिए आगे बढ़ा देता है। कुछ ही दूर पर वहां पर चिराग अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ रोहित और अनिका के ही वहीं पर ही आने का इंतजार कर रहा था।
क्योंकि रोहित और अनिका की सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर चिराग को जाना था। चिराग ने पहले ही सब चीजों का बंदोबस्त किया हुआ था, क्योंकि रोहित के कहे अनुसार वहाँ पर रोहित के कुछ लोग राजमहल की सिक्योरिटी में लगे हुए थे, इसलिए अब चिराग को ही यहाँ पर रोहित के और अनिका के साथ जाना था।